जैन चैम्प्स, जिस चीज का इंतजार था आप सभी को बेटा कि आपका सैंपल पेपर कब आएगा, 2025-26 के जो बोर्ड होने वाले हैं, दो बोर्ड, उसका अगर एनालिसिस किया जाए कि किस तरीके के पेपर आ सकते हैं, उसकी जीता जाता जो एग्जाम्पल होता है बेटा वो होता है सैंपल पेपर। उसी के बेस पर हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो कैसा होगा। यानी अगर हम स्टैंडर्ड मैथ्स में जाएं, यानी हम अगर बेसिक मैथ्स लिए हैं, तो हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किस लेवल का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि ताकि हम अपने एग्जाम को फोड़ सके। तो सीबीएसई ने मुहर लगाते हुए पेपर रिलीज कर दिया है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं बेटा, बस एक काम करो, इस पेपर को देखो, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। अब बात बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं तुमसे बार बार क्यों बोलता हूं लगाने के लिए, आज उसका जीता जाता एग्जाम्पल भी देखने वाले हो। कैसे, आइए बिना किसी देरी के एक बार इस पेपर को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसका लेवल क्या रहने वाला है। क्या पिछले साल से टफ बनाया है, पिछले साल से इजी बनाया है? तो वन बाय वन चलते हैं और इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे बेटा, ठीक है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे बच्चा, हम चलते हैं अपने वेबसाइट पर जाएंगे cbseacademic.nic.in पर। तो वहां पर जब हम जा रहे हैं बेटा, तो हमें यहां पर सैंपल क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। यहां से हमने 2025-26 का क्लास 10 का हमने क्या किया, एक पेपर निकाला, और पेपर में आज हम करेंगे स्टैंडर्ड, उसके बाद बहुत जल्दी ही बेटा बेसिक वाले भी आपको मिलने वाले, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से आप डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करते ही आपके सामने एक पेपर इस तरीके से खुल करके आ जा रहा है। ये है 2025-26 का। और 2024-25 का भी देखोगे बच्चा, तो यहीं से सिंपल सा जो ये है ना आपका, इसी वाले में यहां पर 2024-25 का ओपन करोगे, क्लास 10 पे जाओगे, तो वहां से डाउनलोड करोगे तो सेम एग्जैक्टली, यानी ये कहें बेटा तो आपके 2024-25 और 25-26 में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ लेवल का चेंजेस आया है। और जिस भी बच्चों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, यानी ऑलमोस्ट जिन्होंने खत्म भी कर लिया होगा, उनको आज के पेपर को देख करके लग रहा होगा कि क्या यही मैथ्स का पेपर है, क्या यही स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर आने वाला है, इतना ही इजी आएगा या इतना ही टफ आएगा, वो तुम डिसाइड करोगे आफ्टर योर अपना जो भी एनालिसिस करोगे उसके बाद। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेटा। तो टोटल 38 क्वेश्चंस पहले भी थे, अब भी आ रहे हैं बच्चा। एबीसीडी 5 सेक्शन थे, अब भी वही है। ए में 1 से 18 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं और 2 असर्शन रीजन के होते हैं बेटा, सेम अभी भी वैसा ही है। उसी तरीके से 21 से 25 हमारा 2 नंबर का होता था, वही वाला है। 26 से 31 हमारे 3 नंबर के होते थे, सेम टाइप का है। वही 32 से 35 जो होते थे 5 नंबर वाले होते थे, सेक्शन डी वाला, वो भी वही सेम क्वेश्चन है। और 36 से 38 सेम टाइप के क्वेश्चन बनते थे आपके केस स्टडी में, यानी एग्जैक्टली प्रीवियस वन के पेपर पर जो उनका कॉन्सेप्ट था वही रखा है। अब हम चलते हैं वन बाय वन अपने पेपर यानी क्वेश्चन पर, और उसको लाइव सॉल्व करेंगे और देखते हैं बेटा कि कितना आपके पास इसका इंपैक्ट है और कितना ज्यादा लेवल इसका हार्ड आया है, ठीक है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अड्डा मैथ्स पाठशाला पे कराना स्टार्ट कर दिया है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। और जब आपने रियल नंबर्स की चैप्टर लक्ष्य 2.0 बैच में जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही है, उसमें भी अगर आपने पढ़ा होगा बेटा, तो देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हम हर क्लास में रियल नंबर वाले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा बच्चा, इसकी डायरेक्ट ट्रिक्स क्या बता रखी थी बच्चा, देखो बेटा वन बाय वन सॉल्व करते हैं फटाफट। इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या आ रहा है, सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। कुछ दिया नहीं है, ए की वैल्यू दे रखा है बेटा, बी की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखा है, एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एलसीएम भी दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स का। मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी एचसीएफ और एलसीएम पूछे डायरेक्ट आंसर बताने का ट्राई करो। कैसे सर, जो एलसीएम होता है ना वही सबका सॉल्यूशन होता है बेटा, वहीं पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। फटाफट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो एक्स है कहां पर, एक्स है बेटा 3 के पास, मतलब 3 कितनी बार आया है वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब 3780 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कर लो, जितना फास्ट करोगे उतना तुम्हारा आंसर। 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 0 जा, 2 9 जा, 4 जा, 5 जा, फिर 3 से करेंगे 3 जा, 1 जा, 5 जा, फिर 3 से करेंगे 1 0 5 जा, फिर 3 से करेंगे 3 जा और 5 जा, फिर 5 से और 7 से। आगे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें बस 3 का देखना है। 3 कितनी बार आया बेटा, 2 बार। तो एलसीएम में जो होता है ना बेटा वही हाईएस्ट होता है। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, ये एमसीक्यूज है। तो जितना स्मार्ट तरीका अप्रोच कर सकते हो उतना तेजी से आंसर दोगे और आगे निकल जाओगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूनिट द पॉइंट 2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। इसके लिए भी ट्रिक्स बता रखी है। क्या है बच्चा, जब हम वाई एक्सिस से पूछते हैं तो एक्स की वैल्यू बताते हैं, और एक्स के एक्सिस से पूछेंगे तो वाई की वैल्यू बता देंगे। वाई एक्सिस से पूछा है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, और अगर यही एक्स एक्सिस से पूछता है तो इसका आंसर 3 हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं, इफ द लाइंस गिवन बाय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेटा। और ये सारे कॉन्सेप्ट
अभी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है मंडे से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अड्डा मैथ्स पाठशाला पर, उसको जरूर जाकर के देख लेना बेटा। वहां से हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो इस लेवल का दिख रहा है। अब बेटा देखो, आज तक जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे वहां पर बोल रहा था कि ये नो सॉल्यूशन होगा, ये पैरेलल होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन आज क्या बोल दिया है डायरेक्टली, आर नॉट पैरेलल। मतलब सिंपल सा पूछा है कि ये इनकंसिस्टेंट है, सॉरी ये कंसिस्टेंट भी नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट भी नहीं है। पहली बात कि पैरेलल को ही हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। नॉट बोल दिया तो ये नॉट इनकंसिस्टेंट, मतलब ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो होगा क्या सर, ये तो कंसिस्टेंट ही होगा। मतलब आपको क्वेश्चन दिया है इनकंसिस्टेंट बोल करके, आप उसी में घूमते रह जाओगे और आंसर्स भी ए टिक करके आ जाओगे। लेकिन जब थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो बेटा ये पूछा तुमसे इसी राइट वाले ईयर के बारे में ही है, बस घुमा करके तुम्हें आना पड़ेगा। यानी नॉट पैरेलल बोला है, इसका मतलब क्या है, वो तो या तो कंसिस्टेंट ही होगा, और कंसिस्टेंट में ईदर वो आपका इंटरसेक्टिंग बनेगा या फिर कॉन्साइड बनने वाला, यही दो केस बनने वाले हैं बच्चा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ये इनकंसिस्टेंट के लिए रूल बनता है कि a1 a2 जो होता है, क्या होता है बेटा, a1 a2 हमें निकालना पड़ेगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बीच में बस रिलेशन चेक कर लो बेटा। तो a1 बाई a2 क्या है, 3/2 हमने लिख दिया, 3/2 यहां से आ गया। नेक्स्ट यहां पर आएगा 2k अपॉन में 5, तो यहां पे हमने लिखा 2k अपॉन में 5 बच्चा। अच्छा एक चीज और मेरे रॉक स्टार, कि इन भाई साहब ने बोला है पैरेलल नहीं है, तो आप एक याद रखो ध्यान से कि जब हम पैरेलल बोलते हैं तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2 के। तो जो फर्स्ट दो केस होते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2, ये दोनों बराबर होते हैं, और कॉन्साइड में भी बेटा ये दोनों बराबर होते हैं। तो जब उसने पैरेलल नहीं को बोल दिया है तो कॉन्साइड वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। जरा एक बार मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो बेटा, जैसे सपोज करो आप अगर इस तरीके से देखते हो कि हमारा नॉट पैरेलल वाला क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये क्या होता है बेटा, ये हमारा कॉन्साइड का होता है। किसका होता है, कॉन्साइड का होता है। वहीं दूसरी तरफ a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, इसका मतलब ये किसके लिए होता है बेटा, ये हमारा पैरेलल के लिए होता है। ये किसके लिए होता है बेटा, पैरेलल के लिए होता है। अब तीसरा होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग के लिए। यही हमने पढ़ रखा है बेटा, है ना। अब ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, उसने बोला था पैरेलल नहीं होना चाहिए, और पैरेलल वाले में चेक करोगे बेटा तो a1 a2 b1 b2 बराबर होते हैं, और यही सेम सीक्वेंस इसमें भी होता है। तो इस हिसाब से कॉन्साइड भी नहीं होगा, तो पैरेलल भी नहीं है, कॉन्साइड भी नहीं है, बचा कौन सा, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब इस वाले ऑप्शंस में, इस वाले क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्टिंग लगाना था। तो बच्चे गलतियां करके आएंगे, इसीलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट डेप्थ में सीखना पड़ेगा, और वो तुम्हें सिखाता है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको भूल करके भी मत छोड़ना। आज बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखने को मिलेंगे। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/2 यानी a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। b1 कितना है बेटा 2k और b2 कितना है बेटा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 3 15 अपॉन में 4 इज नॉट इक्वल्स टू k। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत सारे बच्चे ए को टिक करके आएंगे, क्योंकि कॉन्साइड कंसिस्टेंट में तो कॉन्साइड वाला भी आता है, उस हिसाब से तो हमारा यही आंसर बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको समझा दिया बेटा कि किस हिसाब से कॉन्साइड भी नहीं बनेगा, ये बनेगा इंटरसेक्टिंग। करेक्ट है, समझ में आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा है क्वाड्रिलेटरल। अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जब ये चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा होगा बेटा, यानी आपका जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है उसमें अगर आपने डेप्थ में सीखा होगा, ट्राइंगल नहीं सर्कल वाला, सर्कल में जिसमें चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ाते हैं बेटा, उसमें सर्कमस्क्राइब वाला कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि जब कभी भी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब के अंदर होता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अपोजिट साइड का सम बराबर होता है। बस इतना याद रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो कभी भी आपके पास सर्कमस्क्राइब का दिया जाए कॉन्सेप्ट, तो ये अपोजिट साइड का सम जो होता है, या इस तरीके से वो इनसर्कमस्क्राइब हो या सर्कमस्क्राइब हो, तो ये जो अपोजिट साइड का सम होता है ये बराबर होता है। नाम दे दो ए बी सी डी, तो भैया ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी यानी अपोजिट साइड का सम हमेशा बराबर होता है अपोजिट की। तो ए डी प्लस ये हो जाएगा बेटा बी सी, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, बी सी की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 7 दे रखा है, 8 सी डी की वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और आपके पास ए डी की वैल्यू 3 दे रखा है। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 10 - 4 यानी 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाओगे, और कॉन्सेप्ट डेप्थ में आपको सीखना पड़ेगा बेटा, वरना आपको ये पेपर भी बहुत लेंदी लगेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 x है दिया है, तो सेक माइनस
टेन थीटा बराबर क्या होगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा रेशनलाइज कॉन्सेप्ट। मतलब जब भी कोई नंबर्स होते हैं, जैसे रेशनलाइज आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, तो सेक और टेन का फॉर्मूला होता है कि जब सेक प्लस 10 में दे x तो सेक माइनस 10 में, जिसको कॉन्जुगेट पेयर बोला जाता है, तो माइनस पूछेगा तो 1/x कर देना, और अगर माइनस में x दिया है तो प्लस पूछे तो 1/x कर देना। कैसे आता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा बेटा, देखो ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है बेटा। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब बेटा जो भी नंबर, जैसे मान लो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है x, हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, तो इस x को यहां पे ट्रांसफर कर दोगे तो 1/x हो जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना, सेक और टेन के साथ पूछे या फिर कॉसेक और कॉट के साथ पूछे तो रेशनलाइज इन्हीं में लगता है, साइन और कॉस के साथ नहीं लगता। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है बच्चा। बाकी डिटेल क्लासेस के लिए आप क्लास 10/2/7 फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है बेटा आपका डिटेल में, तो वहां पर डिटेल में कॉन्सेप्ट चल रहा है मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे को, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को शाम को 5 से 6 अड्डा मैथ्स पाठशाला, अड्डा मैथ पाठशाला चैनल याद रख लेना। आइए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 6 पर आते हैं। क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। अब इससे इजी भी क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक नहीं पूछा है तो सिंपल सा देखो बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी सर, और बाकी कहीं एक्स स्क्वायर नहीं, तो ये तो है क्वाड्रेटिक। यहां पर आ जाओ बेटा, यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 9x स्क्वायर बचेगा बेटा, तो 9 में से 1 लेस करोगे तो 8x स्क्वायर तो होगा, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। यहां पर आ जाओ, एक्स क्यूब दिया है, ये एक्स क्यूब इधर भी आएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, मतलब ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसको चेक करेंगे बेटा, तो इसका मल्टीप्लाई करते ये एक्स स्क्वायर होगा, यहां एक्स स्क्वायर दिया है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बस फॉर्मूले पर है, अगर फॉर्मूले पता है तो सब चीजें पता है, वरना कुछ भी नहीं। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, फॉर्मूले पता है, तो सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्या लिखा है कि आपके सामने ये ओलंपिक्स वाला दिख रहा है, आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें बोल रखा है कि जो ओलंपिक है रिंग, ये ओलंपिक रिंग में दिख रहा है। अब इसमें एक लाइन दे रखी है, अगर आपको क्लियर होगा तो ठीक, वरना पीडीएफ में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाकर के देख लेना। तो देखो बच्चे, ये डॉटेड लाइन बोल रखा है सब में, इसमें भी इसमें भी, और उसके बाद इसने क्या किया है बेटा, उसने इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मतलब अगर हम देखिए बच्चा, तो इस तरीके से एक आपका पॉइंट है जिसमें डॉटेड पूरा कर रखा है, और यहां से एग्जैक्टली मिड पार्ट में बांट रखा है, तो यानी इसका मतलब 2 पार्ट इसमें बन रहा है, तो 2 इसमें बना, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने टोटल पार्ट बन जाएंगे बेटा, 8 पार्ट। क्यों 8 पार्ट बन रहे हैं बेटा, देखो अगर हम यहां से मिड में कर देंगे तो एक सेंटर से एक पार्ट ये बन जाएगा, इसके सेंटर से 2 पार्ट ये बन जाएंगे, वैसे ही यहां से इसके एक बन जाएगा, दूसरा यहां पर बन जाएगा, वैसे ही यहां पर लाइन ड्रॉ किया तो यहां से एक बन जाएगा, यहां से दूसरा बन जाएगा, वैसे इसका अगर हाफ किया तो यहां से दूसरा, यहां से दूसरा, ये क्या बन रहा है बेटा, आपका सेगमेंट बन रहा है। जब आपने चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा होगा तो उसमें एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से समझना बच्चा, डायरेक्टली बस इसी फॉर्मूले पे आपको रखना है, वैल्यू खत्म। देखने में बहुत टफ है, लेकिन आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो ये सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन यानी इसका कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूले पता हो तो। देखो कैसे लगेंगे। अब इन भाई साहब ने बोल रखा है कि इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, जब तीनों की साइड बराबर होती है तो ये क्या हो जाता है, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल का फॉर्मूला पता है बेटा, जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, तो होता है बेटा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है बेटा, साइड है बेटा 1, तो यहां पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस थीटा की वैल्यू। अच्छा तुम बताओ बेटा, जब तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल बना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का, तीनों 60 डिग्री का होते हैं, तो थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी 60 अपॉन में 360 इंटू पाई में आंसर दिया है तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इंटू आर की वैल्यू 1 ही होगी बेटा, क्योंकि तीनों साइड है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया बेटा। तो यानी इसको कट करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/6 इंटू पाई माइनस √3/4, यानी पाई/6 माइनस √3/4। ये आपका आंसर एक के लिए आया है। इस एक के लिए मैंने कितना आंसर निकाला है बेटा, पाई/6 माइनस √3/4। अब वहीं पर दूसरी तरफ ये कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, बट इसमें बन कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बन रहा है। तो ऑप्शंस बनेगा बी वाला नहीं बेटा, क्योंकि देखो बी और आपका डी सेम है,
बी और डी आपका सेम है बच्चा, लेकिन बी नहीं बनेगा क्योंकि ये एक के लिए बन रहा है, वैसे टोटल 8 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा और बड़ा करूं, चलो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, आई होप आपको क्लियर होगा। अब विजिबल है, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये विजुअली इंपायर्ड के लिए, डायरेक्टली इंपेयर्ड बच्चों के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चा यहां पर भी गलती करेगा, अगर तुमसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन बोल दो ना इसको करने के लिए, तो तुम पक्का गलत करके आओगे और ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आओगे। क्यों? क्योंकि सर इसको मान लोगे कि साइड दे रखा है और साइड का स्क्वायर क्या होता है 36 पाई, क्योंकि एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर को तुम 6 मान लोगे, रेडियस और आंसर करके चले आओगे। लेकिन बेटा जरा ध्यान से समझो, अगर हम स्क्वायर बनाते हैं और वो सर्कल पर होता है, तो ये जो साइड होती है या ये जो साइड होती है बेटा, वो साइड आपका कौन सा होता है, ये टोटल जो होता है, ये इस सर्कल का मान लो यहाँ पर सेंटर दे रखा है, जैसे मान लो हमने इस पॉइंट बनाया और हमने एक स्क्वायर बना रखा है जो इस सेंटर से होकर के जाता है, तो ये साइड तो स्क्वायर का बनेगा, लेकिन ये सेंटर होते हुए ये रेडियस को आधे पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये डायमीटर दे रखा है, मतलब ये 6 जो है बेटा ये डायमीटर दे रखा है, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 3। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। फॉर्मूला आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए नहीं बनेगा बेटा। तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो इसको ध्यान रखना तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें जल्दी इसको सॉल्व करना इसलिए बेटा कि ताकि हम इसको डिटेल सॉल्यूशन, अच्छा हाँ एक चीज और बेटा, इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, कम से कम 3 से 4 घंटे वीडियो वाला, जिसमें हर एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से कराऊंगा। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है बेटा, बस मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, पैटर्न समझा रहा हूं। इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे लग सकता है, कैसे तुम सोच सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा बेटा। वरना अगर तुम चैप्टर को डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो क्लास 10 बाय अड्डा 247 पर आ जाना। वहां पर डेली शाम को थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को 7 से 8 हम डेप्थ में पढ़ते हैं बेटा हर एक चैप्टर को। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने के लिए अड्डा मैथ्स पाठशाला पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस। अब देखो बेटा, एक पेयर ऑफ डाइस, डाइस को अगर आप थ्रो करोगे, डाइस का मतलब लूडो वाला, उसको अगर थ्रो करोगे तो थ्रो करते एक डाइस को करोगे तो उसमें कितनी क्राइटेरिया हो सकती है सर? उसमें नंबर बने होते हैं 1 2 3 4 5 6। उस डाइस पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर बने होते हैं बेटा, ये नंबर होते हैं। लेकिन इसने भाई साहब ने बोला पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़े में फेंकना पड़ेगा, मतलब आपको 2 बार फेंकना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 2 बार फेंकते हो तो डाइस का ये कंक्लूजन निकलता है कि एक बार फेंकते हो तो टोटल उसका 6 बनता है, और 2 बार फेंकोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 36। तो नंबर नहीं, टोटल ऑफ आउटकम 36 हो जाएगा। अब तुमसे पूछा क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8, कितना पूछा बेटा कि आपको बताना है कि मुझे 8 दो नंबरों का, जब भी आप उन दोनों पेयर पे जो नंबर्स आएंगे, जैसे आपने 2 डाइस एक साथ थ्रो किया, तो मान लो पहले वाले पर 1 आ गया, दूसरे वाले पर 6 आ गया, तो दोनों का सम करने पर कितना आया 7। तो तुम्हें यह पूछा है कि दोनों का सम करने पर 8 नहीं आने चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो जब भी आपसे पूछे ना तो आप उल्टा सॉल्व क्या करो, पहले ये देखो कि कितने सम पे आते हैं। आपके पास यही नंबर होंगे 6, अब इनमें बस देखो कि कितने पर तुम 8 ला सकते हो। क्या 1 और 6 को ऐड करने पर ला सकते हो? नहीं सर। क्या 2 और 6 को ला सकते हो? हाँ जी। तो 2 + 6 करने पर आ जाता है 8। क्या 6 और 2 को भी कर सकते हो? हाँ जी सर। तो 2 केस बन रहे हैं कि मान लो पहला फेंका तो 2 आ गया, दूसरे पर 6 आ गया। एक केस ये भी बन सकता है, या फिर पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए। तो 2 केस यहां पर बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 और 5 को कर सकते हैं। हाँ जी, तो 5 और 3 भी कर सकते हैं। तो 3 और 5 भी हो सकता है, 5 और 3 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? मान लो कि दोनों पर 4 4 आ जाए, तो ये तो एक ही केस बनेगा। तो यानी 2 यहां से बना, 2 यहां से बना और 1 4 से बना। तो टोटल जो 8 आने की पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है, वो 5 है। 36 में से अगर 5 8 लाने की प्रोबेबिलिटीज है, तो 8 ना लाने की प्रोबेबिलिटीज 36 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 31 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब जल्दबाजी के चक्कर में 5/36 मत कर देना, वरना क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर नॉट गेटिंग पूछा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा, अब इसका सबसे इजीएस्ट वे होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए ना बेटा पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन कॉस टेन में सब में बदलेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर डायरेक्टली 2 sin 5x = √3 दे रखा है, इस 2 को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो यहां पर, तो ये बन जाएगा sin 5x = √3/2।
अब बस अब ये चेक करो बेटा कि साइन के किस में वैल्यू आती है √3/2, किस में आती है साइन 60 में, यानी इसके जगह पर तुम लिख दो साइन 60, तो साइन साइन से गया, 5 से कट करोगे 12 टाइम्स, आंसर क्या आ जाएगा 20 द करेक्ट आंसर। तुम्हें साइन कॉस 10 में बदलने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, और कॉन्सेप्ट अगर सीखोगे तो 100 में 100 तुम्हारा पक्का बनेगा, वरना एग्जाम में बैठ करके इसी 20 क्वेश्चन को कम से कम तुम 1.5 घंटे में सॉल्व करके आओगे। यही अप्रोच अगर सॉल्व करनी है बेटा तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड HCF इज 81। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है बेटा, क्या कि जब भी कभी आपके पास कोई HCF देता है, जब भी कभी आपके पास कोई HCF देता है तो आपको करना क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आपके सामने HCF दे रखा है, 24 का HCF दे रखा है, मान लो 6 दे रखा हो बच्चा, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करने पर HCF बनता है, तो 6 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर 24 बनता है। उसी तरीके से जब आपके सामने कोई HCF दे रखा हो, इसका मतलब उस नंबर में से HCF को निकाला गया है। तो मान लेता हूं कि दो नंबर X और Y थे, क्या थे बेटा, मान लेते हैं कि दो नंबर्स कौन कौन थे, X और Y, तो उसमें HCF का मल्टीप्लाई किया गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे HCF को उसमें इंक्लूड मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई साहब ने क्या बोला कि इन दोनों नंबरों का सम इतना होगा, तो 81x प्लस 81y बराबर क्या हो जाएगा 1215। अब बस 81 कॉमन ले लो बच्चा, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 1215, इससे कट करोगे तो यह आ जाएगा 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया बेटा 15। अच्छा, एक चीज और मेरे रॉक स्टार, जब आप HCF कॉमन ले लेते हो, जैसे इन दोनों में से 81 हमने कॉमन ले लिया, तो जो x और y बचता है ना बेटा, ये हमेशा प्राइम बचते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लेना कि जब हम HCF निकाल लेते हैं तो ये जो x और y दो नंबर बचते हैं ना, ये केवल प्राइम नंबर होते हैं। यानी इस x और y पर मैं क्या क्या नंबर रखूं, लेकिन वो प्राइम होने चाहिए कि मेरा आंसर 15 आ जाए, तो 15 से छोटे ही सब बनेंगे। मान लो आपने x बराबर 1 रखा, x बराबर क्या रखा बेटा 1, प्राइम इधर ऑड, प्राइम इधर ऑड रख सकते हो, तो यहां पर क्या आ गया बेटा 14। अब इन दोनों में कॉन्जिक्यूटिव में, प्राइम का मतलब कहने का मतलब है बच्चा कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये कह लो को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, सॉरी प्राइम नहीं को प्राइम नंबर, यानी x और y जो होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे। तो 1 और 14 में कुछ कॉमन नहीं, केवल 1 कॉमन है, तो इसका सम क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। तो पहला केस बन गया। और क्या बन सकता है, 2 रखने पर कर सकते हैं, हाँ जी सर, क्योंकि 2 और 13 में भी कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 जैसे ही रखोगे, 3 जैसे ही रखोगे आपको रखना पड़ेगा कितना 12, तो 3 और 12 में कॉमन 3 ऑलरेडी आ जाता है, तो इसको नहीं लेना पड़ेगा। 4 रखा आपने तो कितना आ जाएगा 11, इसको ले सकते हैं क्योंकि कॉमन क्या है आपका 1 है। 5 रखोगे तो 10 रखना पड़ेगा, नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में कॉमन हो जाएगा। 6 रखो बेटा तो क्या रखना पड़ेगा 9, नहीं रख सकते क्योंकि 6 और 9 में कॉमन है 3। 7 रखोगे बेटा तो 8 आएगा, इसके अलावा फिर रिवर्स हो जाता है तो नहीं बन सकता, यानी 1 2 3 और 4, तो टोटल क्राइटेरिया कितनी बन रहे हैं बेटा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 4 फिर 5 नहीं 6 नहीं 7 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल 4 क्राइटेरिया है बेटा जिसके बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ में आ गई बात, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से बताता हूं, सुनना ध्यान से। जब भी आपके सामने कोई सम दे रखा होगा ना, तो जो HCF होता है उसी दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर निकल जाएगा। आंसर निकलते ही आपके सामने कट रिपीट करोगे तो 15 टाइम्स जाएगा। अब 15 टाइम्स गया तो x प्लस वाई दो आपके को प्राइम नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं? को प्राइम नंबर। अब आपको चेक करना होगा कि कौन से दो को प्राइम नंबर है जिसका सम 15 आता है, तो यही सिनारियो बनता है। इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि अब जैसे ही 7 8 पर जाओगे तो 8 7 फिर से हो जाएगा, तो हमें 8 7 थोड़ी लेना है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी बतानी है। ठीक है, चलो अगले वाले पे चलते हैं। हमारा ये हो गया 10 11 पर आ जाते हैं बेटा। 11 पे क्या लिखा है? इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड है बेटा। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है? 85। बेटा यहाँ पर एरिया ऑफ बेस दे रखा है, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 51। तो यानी 1/3 इंटू 51 इंटू एच बराबर 85। तो 3 से कट किया 17 टाइम्स, 70 से कट किया 5 टाइम्स, तो h बराबर क्या आ गया बेटा? 5। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। देखो ये डायरेक्टली, मैं तुमसे बार बार क्यों बोलता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत जरूरी है। अब इन भाई साहब ने क्लियरली बोल दिया, ये तीसरा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा जा रहा है देखने को। अभी हम 3 चैप्टर पढ़ा, 2 ही चैप्टर पढ़ा है बेटा, और ये तीसरा डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस बार भर भर के देगा। तो इसको पढ़ने के लिए इसकी एक्सरसाइज डिटेल में करनी पड़ेगी। अड्डा मैथ्स पाठशाला पर डेली 5 से 6 आपको लाइव चल रही है बेटा, जाकर के उसको देख लो, फॉलो कर लो।
ठीक है, वरना गलतियां हो जाएंगी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्या होगा, आर इक्वल। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाया है कि सी और ए का जो साइन होता है वो हमेशा सेम होता है बेटा, इसको डिटेल में मैंने समझाया है। सी और ए का साइन हमेशा सेम होता है, रीजन बीइंग क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac। तो ए और सी देखो बेटा, यहां पर कुछ भी रखोगे आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो ए और सी का साइन हमें चाहे तो माइनस माइनस चाहे तो प्लस प्लस रखना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्लस बनेगा। इसीलिए ए और सी का साइन दोनों हमेशा सेम बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, 13 पर आते हैं। क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर का दे रखा है रेडियस 21 सेंटीमीटर, अब लेंथ दे रखा है 21। तो जब लेंथ दे रखा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस बराबर एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर निकल जाता है। तो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है बेटा 22 इंटू रेडियस दे रखा है 21। इसको कट करोगे 11, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 231 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आपसे पूछे जाते हैं, बिना किसी देरी के बेटा फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। अब इन भाई साहब ने बोला है कि ये दोनों चैप्टर्स जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनके लिए बहुत इजी होगा कि जब सिमिलर होता है ना बेटा, तो चाहे तुम पेरीमीटर पूछो चाहे तुम साइड का रेशियो पूछो, दोनों सेम होता है। क्या बोला मैंने, जब भी आपको कोई सिमिलर ट्राइंगल का दे रखा होगा कॉन्सेप्ट, तो हमेशा याद रखना उनका जो साइड का रेशियो होता है वही उनके पेरीमीटर का रेशियो होता है। तो जब दो साइडों के बीच का रेशियो पूछा जाएगा तो पेरीमीटर अपने आप निकल जाएगा। मान लो ये ट्राइंगल है बच्चा ए बी सी और दूसरा क्या है बेटा डी ई एफ। तो इन भाई साहब ने बोला है कि ये सिमिलर है, यानी सिमिलर मतलब ए बी वाला डी ई के सिमिलर होगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है 6 है बच्चा, तो डी ई की वैल्यू कितना दे रखा है 9। तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा बेटा, कॉन्सेप्ट में इजी होगा। बी सी होगा ई एफ के, तो ई एफ कितना है 6 है, तो यहां पर भी कुछ नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से डी ई की वैल्यू कितना है 12, डी ई की वैल्यू कितना होगी 9 हो गया 6 और ये 12 होगा, ये कितना है बेटा 12 है। अब मैं उसकी हेल्प से ये वाली कॉन्सेप्ट के वैल्यू से निकालेंगे बच्चा, ये 9 और 6 के बीच में रेशियो क्या होगा, तो 6/9 क्या कर लेंगे 3 2 जा और 3 3 जा, मतलब रेशियो क्या आ रहा है बेटा 2/3 आ रहा है। तो सब में रेशियो 2/3 बनने वाला है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये 3 बनेगा, 3 2 जा तो 2 2 जा यहाँ पर 4 हो जाएगा, तभी तो 4 और 6 में रेशियो क्या बन जाएगा 2:3। उसी तरीके से यहां पर भी रेशियो 2:3 ही बनने वाला है। तो बेटा x/12 बराबर 2/3 का रेशियो बनेगा, 3 से कट करोगे 4 टाइम्स 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। तो यहां पर 8 आया या 6 आया या 4, आपसे पूछा है पेरीमीटर बता दो, तो पेरीमीटर के लिए तीनों का सम कर दोगे, 8 6 14 4 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात बेटा, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, अब इस पर आ जाते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स टू बी वोवेल। अच्छा एक सेकंड बेटा, इसमें क्या बोला है, ये वर्ड है मैथमेटिक्स का, इसमें जो वोवेल है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी दे रही है। तो बेटा जब भी ऐसा, मैं बार बार अपनी क्लासेस में क्या बताता हूं भाई, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना मैं उसी के हिसाब से चलूंगा, तुमने क्या बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे अकॉर्डिंगली वोवेल की जो वोवेल है इसमें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो पहले काउंट करेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भैया टोटल 11 है। वोवेल कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/11 आ रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं 2/, है बस दोनों को बराबर कर दो, आंसर खत्म। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे या कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब इसका इससे इसका इससे, 2 2 जा 4x प्लस 2 1 जा 2 बराबर 11, 11 बन जाए 11 आ जाएगा, 2 को इधर माइनस करोगे तो आ जाएगा 9। अब x बराबर हो जाएगा 9/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, तो डायरेक्टली बस अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखोगे, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा तुम उड़ा दोगे बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो बेटा यहां पर क्या लिखा है, द पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टिसेस। ये बच्चा जितना स्पीड से मैं तुम्हें कर रहा हूं ना, ये मैं अपनी क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पर कमांड बनानी है, इससे भी फास्ट करोगे। मेरा टाइम इतना लग रहा है बेटा, देखो आपके सामने अप्रॉक्स में कितना 20 से 25 या 28 मिनट हुए हैं समथिंग इस वीडियो को देखते हुए अभी तक, और हमने कितना ऑलमोस्ट खत्म कर दिया 16, जब क्योंकि मैं बातें भी कर रहा हूं समझा भी रहा हूं, आप सोचो कहां तक पहुंच चुके होते बेटा। अब ऐसे क्वेश्चंस की थीम क्या रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पैरेललोग्राम पर पूछे जाते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स ये है बेटा कि सबके बीच में डिस्टेंस चेक कर लिया करो। तो क्या करोगे, पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस चेक करोगे, तो x2 - x1 हो जाएगा 0 और y2 - y1 हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, यानी इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 36। वहीं इसके बीच में अब CD के बीच में डिस्टेंस देख लो, तो 9 9 0 हो जाएगा, यानी x2 - x1 0 हो जाएगा, y2 - y1 फिर से 6 बन रहा है, मतलब 36 यहां भी बना। बेटा जब अपोजिट्स इक्वल है और डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं बनते तो हमेशा पैरेललोग्राम ही बनते हैं बेटा। ये आंसर क्या
क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम। तो इसकी शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट जब भी निकालना होगा, इसकी ट्रिक्स यही है बेटा कि आप क्या करोगे, सभी के बीच में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस निकाल दोगे। जब तुम डिस्टेंस निकाल दोगे तो देखोगे जब आमने सामने की साइड बराबर हो और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बराबर नहीं होंगे, तो दैट मींस ये पैरेललोग्राम को डिफाइन करेगा। मैक्सिमम केस में आपके पैरेललोग्राम बन रहे हैं बच्चा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा 17 पर। मीडियन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, और ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है बच्चा। जब भी एक चीज याद रखना, मीडियन में चाहे आप कोई चीज बढ़ाओ या कोई घटाओ, तो जितना आप पर्टिकुलर में करते हो ना उतना ही ओवरऑल में घटता है या बढ़ता है। फिर से सुनना, जितना आप मीडियन के पर्टिकुलर चीजों में, मान लो 10 लोग हैं और आप हर एक लोगों पे 2-2 रुपए बढ़ा रहे हो या हर एक लोगों पर 2-2 रुपए कम कर रहे हो, तो बेटा ये ओवरऑल पर भी उतना ही चेंज होता है। तो अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो एक एक पर, तो उतना ही ओवरऑल पर भी होगा। तो यहां पर इंक्रीज बोला है बेटा, तो इसका भी आंसर इंक्रीज बाय 2 हो जाएगा ओवरऑल पर। डायरेक्ट आंसर तुम बता सकते हो। क्या बोलोगे बेटा, डायरेक्ट आंसर तुम बता सकते हो। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इसका 18 का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है बेटा फिर से, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन। अब बेटा देखो टेंजेंट कैसे बनता है, एक सर्कल हमने बनाया, एक टेंजेंट हो गया ये हमारा इस पॉइंट पर, यहां से सेंटर की वैल्यू है, यहां पे समथिंग लाइक दैट कुछ भी है। अब आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। भैया रेडियस दे रखा है, यानी ऐसे मान लेता हूं, ठीक है, ये रेडियस, ये हमारी रेडियस हो जाएगी बेटा, ये हमारी रेडियस है, ये कितना है 9 सेंटीमीटर है। अ पॉइंट एट डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से एक पॉइंट है बेटा वो एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, इस टेंजेंट की वैल्यू बता दो। तो ए बी सी, तो फॉर्मूला ये 90 डिग्री का होता है बेटा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट पर 90 डिग्री बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली ये हाइपोटेनियस, तो 14 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 16, 1681 माइनस 81, तो ये बनेगा 1600, जो कि 40 का स्क्वायर बनता है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा बेटा 40। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा टेंजेंट के बेस पर भी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। मैं आपको इसलिए फास्टर बना रहा हूं बेटा, फास्टर समझा रहा हूं, ताकि तुम इसको डिटेल में जब चैप्टर को पढ़ोगे या पढ़ लिया है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा बेटा। इसमें कुछ कोई बड़ा खेला नहीं है। अब तक ये समझ में आ रहा है बेटा, ये स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर है और ये बहुत ईजी है। इसका मतलब इसी लेवल पर बनने वाला है अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। फ्री में बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्री में मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, क्लास 10 बाय अड्डा 247 पर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा रहा हूं मैं आपको अड्डा मैथ्स पाठशाला पर। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को 5 से 6 वहां पर देखो, और थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को शाम को 7 से 8 क्लास 10 बाय अड्डा 247 पर देखो। मैं गारंटी कहता हूं 100/100 तुम ले करके आओगे बेटा, और सितंबर अक्टूबर तक तुम्हारे पूरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। असर्शन रीजन का देख लेते हैं, क्या बोला भैया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द नंबर 5 के पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। सही बात है बेटा कि जब भी 5 की पावर n जो होगा वो एंड विद डिजिट 0 से, द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 नंबर्स के बीच में। एक सेकंड मैं देखता हूं, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है डन। क्या पूछा है कि 5 की पावर n में कुछ भी रख दो तो ये 0 से एंड नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि 5 की पावर में कुछ भी रख दो, 5 की पावर 1 रखोगे बेटा तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 रखोगे तो 25, हमेशा 5 में ही एंड होता है। क्योंकि बेटा कोई भी नंबर जो एंड होता है 0 से, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसमें 2 और 5 नहीं है बेटा, क्योंकि 25 का करोगे तो भी 5 और 5 आएगा, 5 की पावर 3 करोगे तो 125 आए, जो कि 5 × 5 × 5 बनता है। तो कभी भी ऐसा सीक्वेंस बनता है, ये इसी के कॉन्सेप्ट पर बनता है। इसी रीजन से ये डिजिट 0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये ऑप्शन ए सही होगा कि बोथ assertion रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑलरेडी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। cos a बराबर cos स्क्वायर a है बेटा, तो इसको ट्रांसफर कर दो, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। अब ये फॉर्मूला होता है बेटा, जिसमें ये फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो बेटा ये sin स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, क्योंकि इसको यहां पे हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बराबर क्या होता है sin स्क्वायर a, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा sin स्क्वायर a। इसका मतलब क्या है, जो sin स्क्वायर a होगा उसके बराबर क्या हो जाएगा cos a, तो इस वाले के पास मैं क्या लिख दूंगा cos a, और ये 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स पर cos a होता है, तो 4 टाइम्स पर क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जो कि दी गई है। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए। तो बेटा 33 मिनट्स में हमने 20 क्वेश्चंस निपटा दिए हैं, ऊपर से हमने पूरा एनालिसिस करने के बावजूद भी। ये 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता बेटा। इसकी डिटेल वीडियो अभी मैं नहीं चाहता कि आपको पूरा समझना पड़े, क्योंकि बेटा आपने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है।
कुछ ना कुछ चैप्टर छूटे हैं, इसीलिए मैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। बहुत जल्दी ही आपको इसकी डिटेल सॉल्यूशन वाली वीडियो मिल रही है बच्चा, जहां पर हम आपको एक एक क्वेश्चन, चाहिए एमसीक्यूज का हो चाहे कुछ भी हो, उसकी इतनी शानदार अप्रोच सीखेंगे, लॉन्ग मेथड भी सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं बेटा। अभी मैंने आपको बस ये दिखाया है कि जब हमारे कॉन्सेप्ट तगड़े होते हैं ना बच्चा, तो हम उसको क्वेश्चनों को माइंड में ही क्वेश्चन उड़ाने की क्षमता रखते हैं। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अगर 100/100 लाना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो बस एक चीज पर, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो बेटा, बस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा ना, तो 11 12 सब उड़ जाएंगे बच्चा। आगे चैप्टर्स की थोड़ा सा एक बार एनालिसिस देख लेते हैं, बाकी का सेक्शन बी सेक्शन डी। देखो बेटा एकदम इजी इजी क्वेश्चंस, कुछ भी टफेस्ट नहीं है बच्चा, ये सारे पूछे गए। कितनी बार ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, ये सारे क्वेश्चंस। तो अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट में, तो स्टैंडर्ड मैथ इस बार का पेपर बेटा ना बस वही सेम जैसा 2025 का बोर्ड का पेपर आया है, इजी टू मॉडरेट, कुछ भी टफ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको 1-2 दिनों के अंदर इसकी डिटेल क्लासेस भी आपको मिलेंगी। हर एक सॉल्यूशन क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, लॉन्ग आंसर को भी करेंगे बेटा। बस आपको ये बताना चाहता हूं, इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को पहुंचा दो बेटा, ताकि तुम्हारी स्टडी में कोई कमी ना रह पाए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पर कमांड बनाते हैं। वी आर द क्रिएटर्स आर्मी बेटा, हमें पेपर लीक नहीं करना आता, हम करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग, इतना लेवल पर लेकर के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तोड़ू का फोड़ू का मचा देंगे। तो आपको करना क्या बेटा, बस 2 काम। पहला कि क्लास 10 बाय अड्डा 247 को डेली शाम को 7 से 8, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को आना पड़ेगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करना है बच्चा, क्योंकि आपको यहां पर देखने को मिल चुका होगा, जाना आप चेक करना, ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे गए। इसका मतलब इस बार सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भर के क्वेश्चन देने वाला है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस भी मैं डेली करवा रहा हूं, कब, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को शाम को 5 से 6 क्लास 10 बाय अड्डा 247 पर। तो उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लो और वहां पर क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू।